कैसे हैं आप लोग। ज्योति सर क्लासेस में फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे 30 महत्वपूर्ण टॉपिक के हम लोगों ने 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो 30 मिनट के अंतर्गत हम लोग आपसे कहते हैं, जिसमें हम 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको समझा रहे होंगे। परंतु मैं आज आपके लिए महत्वपूर्ण पॉलिटी के, अर्थशास्त्र के और कंप्यूटर के महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। आपको क्या करना है, बिल्कुल अंत तक मेरे साथ बने रहना है। उसके बाद हम लोग यहां पर उत्तराखंड के भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रहे होंगे। यदि आपको ये मेरी वीडियो अंत में पसंद आती है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आप लोगों के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं, इस पे हम लोग पहले बताने की मैं कोशिश करूंगा। हम लोग यहाँ पर पॉलिटी के 10 प्रश्न लाए हैं, अर्थशास्त्र के 10 प्रश्न लाए हैं, कंप्यूटर के 10 प्रश्न लाए हैं। उसके बाद हम लोगों ने उत्तराखंड के महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें हम लोग आज मंदिरों को देखेंगे, सारे सूर्य मंदिर। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो महत्वपूर्ण फिल्म हैं, जितनी भी फिल्में होंगी उनके बारे में अच्छे से पढ़ रहे होंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कैसे करके आभूषण के बारे में देखेंगे, और जितने भी महत्वपूर्ण और टॉपिक हैं उस पर आज हम चर्चा कर रहे होंगे। थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। आप अगर सीरियस स्टूडेंट हैं तो ज़रूर अंत तक ये मेरे साथ देख रहे होंगे। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आज शाम को हम लोग 9 बजे आप लोगों को लगभग 50 प्रश्न के बाद पॉलिटी की आधे घंटे की क्लास लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम लोग अभी स्टार्टिंग की पॉलिटी करवाएंगे। पॉलिटी में सबसे पहले हम लोग ये बताएंगे संविधान क्यों ज़रूरी है, संविधान से पहले क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद हम लोग कल को संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकलों पर चर्चा कर रहे होंगे। 1 से लेकर 395 आर्टिकल तक हम बिल्कुल अच्छे से आपको समझाएंगे। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरा संविधान, अगर मैं बात करता हूं, संविधान मेरे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेरे लिए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हमेशा से संविधान रहा है। ठीक है, तो संविधान में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूं। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है। आपको संविधान का एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आप छोड़ कर आ रहे होंगे। लगभग 8 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और 8 प्रश्न बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ आप अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। जिसको प्रश्न आते हैं वो मुझे उत्तर देते रहें। लेखानुदान संघ सरकार को कौन सी अनुमति प्रदान करता है? सार्वजनिक ऋण लेने की अनुमति, आरबीआई से ऋण लेने की अनुमति, राज्यों को अनुदान प्रदान करने की अनुमति, या निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति? जल्दी बताइए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। ये महत्वपूर्ण है। संचित निधि आपको जब मैं पूरा करवा रहा हूँगा संविधान, तब मैं आपको समझाऊंगा संचित निधि क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाती है हमारे अर्थशास्त्र में। ये याद रखना, अर्थशास्त्र में एक बहुत बड़ा रोल निभाती है हमारी संचित निधि। ठीक है, आगे चलते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप समझ लेना। इसके अगर अंतर्गत हम चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का ये एक अंग है। कौन से आर्टिकल के तहत आता है आप मुझे कमेंट सेशन पर बता रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का संविधान कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता बताता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 19 के जितने भी 6 आर्टिकल हैं, सब आर्टिकल, उनको आप पढ़कर चले जाना। वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल रहा होगा। आपके लिए मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और 1 से लेके 4 तक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके लगभग 2 या 3 प्रश्न यहीं से फंस रहे होते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? मैंने आपसे बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 1 बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। आगे चलते हैं। हमारा उत्तराखंड किस आर्टिकल के तहत जोड़ा गया, आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत संसद किसके मिलने से बनती है? किसके मिलने से बनती है? मैंने आपको पहले ही बताया था, पार्लियामेंट हमेशा 3 चीज़ों से मिलकर बनेगा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अब आप जानते हैं राज्यसभा के, अब यहाँ से आपको क्या करके जाना है, राज्यसभा
के कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम कहेंगे, उसके बाद अगर हम इसकी बात करेंगे तो आपको लोकसभा के अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों को ये पता होना चाहिए इसमें 552 सीटें होती हैं, इसमें 250 सीटें होती, इसमें 5 साल का कार्यकाल होता है, इसमें आप लोगों का 6 साल का कार्यकाल हो रहा होगा। ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इन चीज़ों पर अगर बिल्कुल अच्छे से देख कर चलते हैं तो आपको समझ में आने लगेगा। यहाँ पर सारे विद्वान यानी पढ़े लिखे व्यक्ति तो होते हैं राज्यसभा में, और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कम पढ़े लिखे लोकसभा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री किस पर अपना बैठकर अपना यहाँ पर संबोधन करते हैं, किस में कौन से सदन के अंतर्गत बैठ के करेंगे, तो लोकसभा के अंतर्गत बैठेंगे। सारी कैबिनेट कहाँ होती हैं, लोकसभा के अंतर्गत होती हैं। इस चीज़ को आप देख लेना। राज्यसभा अगर मैं कहूँगा कहने को तो ये एक उछली मतलब ऊंचा हिस्सा है किसी भी संविधान का, परंतु अगर सही मायनों में देखा जाए तो सरकार बनाने का सबसे ज़्यादा अधिकार लोकसभा के पास है, क्योंकि जब लोकसभा के पास विधेयक आगे बढ़ाते हैं, किसके पास, राज्यसभा के पास, राज्यसभा अगर उस विधेयक को मना कर देता है तो राज्यसभा के लिए ये हो जाता है कि वो राष्ट्रपति को सौंपे, राष्ट्रपति दोबारा से एक बार राज्यसभा को देता है। अगर राज्यसभा तब भी नहीं मानती है, फिर राष्ट्रपति दोबारा से वो लोकसभा को भेज रहा होता है। लास्ट में अंत में लोकसभा का ही मान्य कहलाता है। इसलिए ये याद रखना, किसी भी विधेयक को बनने में सबसे ज़्यादा रोल लोकसभा का निपट रहा होता है। देखो, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए कोई भी बिल कैसे लाया जाता है और ये कौन से आर्टिकल के तहत लाया जा रहा है, आप मुझे कमेंट सेशन पर बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से किस एक अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? कौन सा हो जाएगा इसमें? विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा या मंत्रिपरिषद? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख लेना। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? अगर आप कहेंगे तो राज्यसभा, मैंने आपको भी बताया था, इस चीज़ को देख लेना, ठीक है। आगे चलेंगे। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, तो ये आपको पता होना चाहिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये आ रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएंगे राज्यपाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को देख लेना, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6, याद रखना इसको, 6 साल हो रहा होता है। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ मुझे बताएंगे नियंत्रक एवं महालेखक का आर्टिकल नंबर कौन सा होता है, ठीक है। यही चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अगर आप देखकर चले जाएंगे। दूसरा, आप लोगों को क्या करना है, पद यानी इनका पद कौन नियुक्त करता है। दूसरा, इनकी यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पर इनके लिए शपथ ग्रहण कौन करवाता है, ये सारी चीज़ें आपको कर जानी होंगी। इसके अलावा आपको इनके थोड़े से कार्य देखने होंगे, इनका कार्य क्या क्या है। उसके अलावा आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। स्मार्ट वर्क में हमेशा से बोलता हूँ यही होता है कि एक छोटा सा टॉपिक बना लो। जैसे आपने कैग उठा लिया तो कैग के अंतर्गत जितने 3-4 टॉपिक हैं, जैसे उसका आर्टिकल, उसका कार्य क्या है, इसकी शपथ ग्रहण कौन करवाता है, ये कितने साल के हैं, मतलब कितने ईयर में, यानी अगर हम बात करेंगे कि 6 साल, तो यहाँ से कितना ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहा होगा, ठीक है। निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, परंतु वोट डालने का नहीं होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, अटॉर्नी जनरल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपसे पहले ही बोलूँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे महाधिवक्ता, महाधिवक्ता को बोलते हैं राज्य के अंतर्गत, वैसे ही यहाँ पर अगर कहा जाए तो अटॉर्नी जनरल। देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपको देखकर चलना है। जितनी चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सारे के सारे आपको आर्टिकल पता होने चाहिए, किस आर्टिकल के तहत इसका होता है, अटॉर्नी जनरल का क्या होता है, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़कर चलना है। अब हम करते हैं अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। आपको मेरे 10 प्रश्न कैसे लगे मुझे जल्दी से बताइए, और आप मुझे ये भी बताइए आपके कितने 10 में से नंबर आ रहे हैं, ठीक है। मुद्रास्फीति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह अवस्था है जिसमें मुद्रा की कीमत घट जाती है, मुद्रा की कीमत बढ़ जाती है, मुद्रा की कीमत पहले बढ़ती है फिर कम हो जाती है, मुद्रा की कीमत पहले कम होती है फिर बढ़ जाती है। अगर हम बात करेंगे मुद्रास्फीति की, तो इसमें क्या हो रहा होगा, तो इसके अंतर्गत हो रहा होगा मुद्रा की कीमत घट जाती है। ये देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपके उसमें आ रहे होते हैं। मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तुओं की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता रहा हूँ।
वस्तु की कीमतें घट जाती हैं, वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पहले कीमतें घटती हैं या फिर बढ़ जाती हैं, तो इसका उत्तर क्या हो रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसका उत्तर हो रहा होगा वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं। ठीक है। जब कोई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अधिक होती है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही है। इस चीज़ को देख लेंगे, क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ को देख लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, एक सेकंड देख लेंगे। तो इसमें अगर मैं आपसे कहूँगा, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा अधिक होती है तो अर्थव्यवस्था की मुद्रा की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। ठीक है, इस चीज़ को देख लेना, मुद्रा की पूर्ति यहाँ पर बढ़ रही होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सारे ग्राफ पढ़कर जाने होंगे। मुद्रास्फीति का पूर्ति के साथ क्या संबंध है, ये मुझे आप बताएंगे। देखो, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हो रही होंगी तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। बढ़ी हुई मुद्रास्फीति की दशा में निम्न में से कौन सा वर्ग हानि में नहीं रहता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा हो जाएगा, व्यापारी वर्ग हो रहा होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। यहाँ से अब आपको एक प्रश्न और बन गया, अगर यहाँ नहीं की जगह होता, पूछते कि बढ़ी हुई मुद्रास्फीति दशा में कौन सा वर्ग हानि में रहता है, तो उपभोक्ता वर्ग भी रहता है, ऋणदाता वर्ग भी रहता है, पेंशन भोगी वर्ग भी रहेगा, परंतु यहाँ पर कौन नहीं रहेगा, व्यापारी वर्ग। देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे होते हैं। स्टैगफ्लेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। स्टैगफ्लेशन है क्या, इसकी अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति जिसमें केवल मंदी मौजूद हो, ये नहीं होगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति तथा मंदी दोनों एक साथ बनी रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इसकी परिभाषा सही है। अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति जिसमें बेरोजगारी अधिक हो, ये दोनों के दोनों हैं। देखो, अधिक है तो आपको पता ही लग जाएगा क्या चीज़ें हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टैगफ्लेशन। ठीक है, स्टैगफ्लेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखकर चले जाना। मुद्रास्फीति की तुलना डाकू से की गई है, ये किसका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रोफेसर ब्रह्मानंद हो जाएंगे। इस चीज़ को देख कर जाना, मुद्रास्फीति की तुलना यहाँ पर डाकू से की गई है। हाउ टू पे फॉर मनी पुस्तक किसने लिखी है, अमर्त्य सेन ने, एड स्मिथ ने, कार्ल मार्क्स ने या प्रोफेसर कीन्स ने। तो ये प्रोफेसर कीन्स की बुक है, इसको देखकर चले जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोफेसर कीन्स की बुक। मुद्रा अपस्फीति यानी डिफ्लेशन की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल उल्टा होगा किसके, याद रखना, ये मुद्रास्फीति के उल्टा हो रहा होगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे ही प्रश्न बन जाते हैं। अब आपको क्या करना है, एक दिन में अलग से मुद्रास्फीति और अपस्फीति के बारे में पूरा वर्णन करके बताऊंगा, कौन सा किस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ये भी बताऊंगा। इसकी लगभग 30 मिनट की एक दिन अलग से क्लास ले रहा हूँगा। अगर आप चाहते हैं कि हम अर्थ क्लास की और सामाजिक शास्त्र के अंतर्गत पॉलिटी और अर्थशास्त्र आप अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ये बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। 8th क्लास की बुक है, याद रखना, 8th क्लास की बुक के बाद जितनी भी महत्वपूर्ण बुक हैं आपकी, जिसके अंतर्गत इकोनॉमिक्स आपकी, अगर मैं बात करूंगा 11th और 12th की, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाती हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, देख लीजिएगा। देखो, हमारा साइंस साइड से बैकग्राउंड है, फिर भी मेरे को ये पढ़ने को पड़ रहा है, क्योंकि आपके उसमें यहाँ से लगभग 4 प्रश्न बनते हैं, और प्रश्न ऐसे बनते हैं, मैं बिल्कुल बोलूँगा लड्डू की तरह बन रहे होते हैं। अगर आप एक बार थोड़ा सा पढ़ के चले जाएंगे, वहाँ पर आप ऑप्शन से भी उसका आंसर निकाल रहे होंगे। तो आपको यहाँ पर 4 प्रश्न पूरे सही करने होंगे। अगर आप 4 प्रश्न पूरे सही करके चलते हैं तो ये मेरी बात मानिए, लगभग 1000 बच्चों से आप आगे निकल चुके हैं। जिस बच्चे ने अर्थशास्त्र के 4 में 4 प्रश्न कर लिए, वो 1000 बच्चों से आगे निकल चुका है। मैं आज भी इस चीज़ को कह रहा हूँ। नहीं आता आप लोगों को इस चीज़ में, अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो आप इस बार करके देखिए। आप अर्थशास्त्र में 4 प्रश्न मेरे हिसाब से पूरे सही करके आइए, उसके बाद आपको अपना रैंक पता लग जाएगा, किस लेवल में आप चल रहे होंगे वहाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। मुद्रास्फीति, जिस प्रकार की मुद्रास्फीति की चीज़ों में दाम बढ़ते हैं, उसी प्रकार अपस्फीति में क्या होगा, नीचे गिर रहे होंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा उपाय मुद्रास्फीति को कम करने के लिए अपनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरकारी खर्च में कटौती। याद रखना, जितने भी खर्च सरकारी खर्च होंगे उसमें कटौती होने लग जाएगी, डी सही होगा। आगे चलते हैं। भारत में थोक मूल्य WPI, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको देख लेना।
पर मुद्रास्फीति मापने का आधार 2011 से 2012 हो जाएगा। ठीक है, 2011 से 2012 हो जाएगा। ऐसे ही उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको देख लेना। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण कंप्यूटर के प्रश्न की ओर चल रहे होंगे। आशा करता हूं आपने अभी तक 20 प्रश्न बिल्कुल अच्छे से करे होंगे। 14 मिनट में हमने 20 प्रश्न कर दिए हैं। अब आप देखिए हम 6 मिनट में कैसे कंप्यूटर के 10 प्रश्न कर रहे होते हैं। बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए। यदि आपको मेरी ये सीरीज अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम रोज़ आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, मैं फिर वही बोलता हूँ कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों को इसको शेयर कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में कंप्यूटर का एक बार क्या लिखा है, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था, ये सबको पता होना चाहिए। बेंगलोर के अंतर्गत किया गया था। कहाँ पर, आपके प्रधान डाकघर के अंतर्गत किया गया था। इसको देख लेना, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलेंगे। कंप्यूटर की साक्षरता, यहाँ पर लिखा है साक्षरता का अर्थ क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर की यहाँ पर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर के कार्य की क्षमता की जानकारी रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर के प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। क्या करता है इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित, ये आपको पता होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन डाटा को परिवर्तित करता है। ठीक है, डाटा हो जाएगा। कंप्यूटर में होना चाहिए कि यह बूट हो सके। याद रखना, बूट हो सके तो क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो रहा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर में होना चाहिए कि यह बूट हो सके तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, याद रखना। ठीक है, आगे चलेंगे। एक्सेल में यह एक प्री रिकॉर्डिंग, यहाँ पर लिखा है एक्सेल में एक रिकॉर्डेड फार्मूला है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट वैल्यू करता है, तो कौन सा हो जाएगा, फंक्शन हो रहा होगा। ठीक है, फंक्शन हो रहा होगा। आपको पता है फंक्शन की कितनी है, मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइए। फंक्शन की हमारे कीबोर्ड में कितनी है, ये मुझे जल्दी से बताइए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन कंट्रोल यूनिट का फंक्शन नहीं है, कौन नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट ऑपरेशन हो रहा होगा। सी इसका उत्तर सही होगा। ठीक है, इस चीज़ को देख लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरे द्वारा जरूर जल्दी जल्दी इसको पढ़ा जा रहा होगा, परंतु मैं आपके लिए ही इसको जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कम समय पर जल्दी से आप कर लें, यही हमारा उद्देश्य रहता है। ठीक है, 7वां प्रश्न है, डैश यानी ये रिक्त स्थान है में परिवर्तित डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित यानी पब्लिश्ड किया जा सकता है। किस में किया जा सकता है, जल्दी बताइए। तो ये HTTP फाइल। अब आप मुझे फुल फॉर्म बता रहे होंगे HTTP की क्या होती है। कंप्यूटर वायरस का साधारण स्वयं को दूसरे कंप्यूटर प्रोग्रामों से अटैच कर लेता है। यह प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है, और किसके, होस्ट प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोगों को क्या पढ़ के जाना है, ब्लूटूथ प्रोग्राम पढ़ के जाना है, क्या होता है, बैकडोर प्रोग्राम पढ़ के जाना है, टारगेट प्रोग्राम पढ़ के जाना है। होस्ट प्रोग्राम की परिभाषा मैंने ऊपर लिखवा ही दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। SMPS, देखो फुल फॉर्म से आपके प्रश्न बनते हैं। लगभग मैं 150 फुल फॉर्म आपको लगभग 20 मिनट में या 25 मिनट में एक दिन करवा रहा हूँ सारे आपके पेपर से पहले। ठीक है, 2 तारीख को हम लोगों का पेपर जैसे ही कंप्लीट होता है, उसके मैं 3 या 4 दिन बाद आपको लगभग सारे फुल फॉर्म जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको करवा दूंगा। आप देख लीजिएगा, अगर फुल फॉर्म का एक भी प्रश्न आएगा तो आप वहाँ से टिक कर रहे होंगे। तो SMPS का क्या होगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा सबसे तेज और सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर है, तो बात करेंगे सुपर कंप्यूटर इसके अंतर्गत हो रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ से आपकी महत्वपूर्ण उत्तराखंड के सूर्य मंदिर जिन पर हम जिक्र करने वाले हैं। आशा करता हूँ आपको यहाँ से बिल्कुल मेरे साथ आपको नहीं छोड़कर चलना है। यहाँ पर बस बिल्कुल मेरे साथ ऐसे बैठ जाइए जैसे आप एक कथा सुन रहे हैं। आप बस सुनते रहिए, आपके लिए जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी मैं उसमें टिक लगाऊंगा। जिस विद्यार्थी को भी ये कॉपी में राइट डाउन करने हैं वो राइट डाउन भी कर सकता है, या फिर जिसने पहले से कर रखा है वो अपनी कॉपी में निशान लगाता रहे। कुछ भी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो आप वहाँ पर उसको ऐड करके चलना। आप लोगों के लिए जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, क्या ये आपके लिए यूज़फुल हो रही है, प्लीज़ मुझे अभी कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। मैं आपका हमेशा से पहले ही बोल रहा हूँ, मैं आप सबके यहाँ पर कमेंट पढ़ता हूँ और हर एक चीज़ को मैं देख रहा होता हूँ। सारे विद्यार्थी लोग मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। मैं आप लोगों से इतना कहता हूँ, आप लोगों का सहयोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने ये नया चैनल स्टार्ट किया है। हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं, परंतु हम लोग यहाँ पर आप लोगों से कहना चाहते हैं कि हमारा जो ये ऑनलाइन है ये सारा का सारा पेड यहाँ पर बिल्कुल भी हम लोग फ्री करा रहे हैं। ये याद रखना, ये सारी इसकी PDF आपको हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे।
नवंबर से आपको सारी प्रोवाइड होनी शुरू हो जाएंगी। इस चीज़ को देख लेना, यानी 24 नवंबर कल है और हमने एक अलग से बना रखा है संकलन करके, और वो आपको मिल रहा होगा। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगती है उसमें मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आप सब मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर दे दूँगा। अब हम चल रहे होंगे सूर्य मंदिर कितने हैं। 11 मैं महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर लेकर आया हूँ। सब लोगों ने सुन रखे हैं, परंतु आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं इसमें जोड़कर लाया हूँ, उसको आपको करना चाहिए, ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ आपको ये सब दिख रहा होगा। अब स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। सबसे पहला कटार मंदिर, सबको पता है अल्मोड़ा के अंतर्गत आता है। ये अल्मोड़ा के अंधेरी सुनार गाँव में स्थित है। इसका निर्माण कत्यूरी वंश ने करवाया, ठीक है। आपको क्या करना है, एक तरफ कटार मल लिख लेना है, और जहाँ जहाँ पर मैं लाइन लगा रहा हूँ सिर्फ वही चीज़ें लिखनी है, ज़्यादा नहीं लिखनी। इतना लंबा लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा के अंतर्गत स्थित है। यह अल्मोड़ा के अंधेरी सुनार गांव में स्थित है। इसका निर्माण कत्यूरी वंश द्वारा किया गया। यह सूर्य देवता को समर्पित है। उत्तराखंड कौन सी शैली के अंतर्गत बना हुआ है, ये उत्तराखंड शैली के अंतर्गत बना हुआ है। सूर्य मंदिर का कपाट राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखा गया है। कटारमल सूर्य मंदिर में बड़ादित्य मंदिर भी किसे कहा जाता है, कटारमल को कहा जाता है। अब क्या क्या कह रहा है, ये वाला प्रश्न देख लो इसको। यहाँ पर क्या कह रहा है, सूर्य की प्रतिमा बूट पहने, ये होगा बूट नहीं है जी, ठीक है। बूट पहने हैं तो इसलिए बूटधारी सूर्य मंदिर भी कहा जाता है इसे, ठीक है। कटारमल को यहाँ पर बूटधारी सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। सूर्य मंदिर के पास गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान, ये भी कभी कितनी बार पूछ लिया जाता है। कौन सा संस्थान जो सूर्य मंदिर कटारमल के पास है, तो ऐसे प्रश्न आपके बन जाते हैं। कब इसका वो हुआ था, 1989 में इसको बनाया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। कटारमल में सको, आप जानते होंगे शक हैं, शकों के बारे में आप मुझे बताएंगे, इनके प्रतापी शासक कौन कौन हुए हैं। तो शक के यहाँ पर निवासों की पुष्टि होती है। आगे चलते हैं। पलटी के सूर्य मंदिर के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पलटी का सूर्य मंदिर हिंडोला खान में है, याद रखना। देवप्रयाग टिहरी के अंतर्गत आता है यह, इसे याद रखना। एक प्रश्न और आ रहा है यहाँ पर, लुलेरा और गुलेरा घाटी के मध्य है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। लुलेरा और गुलेरा घाटी पर कौन सा सूर्य मंदिर स्थित है, तो पलेटी का हो जाएगा। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। आगे चलेंगे। इसका निर्माण 675 से 700 ईस्वी में हुआ था। ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राकेश यादव के द्वारा ये बताया गया था बस, ठीक है। इस चीज़ को हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यह सूर्य मंदिर सबसे पुराना है, इस चीज़ को आप देख के चलना। अब आगे चल लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मोटेरे का सूर्य मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर होगा, गुजरात के अंतर्गत है। अगर कोणार्क की बात करेंगे तो ये कहाँ पर होगा, उड़ीसा के अंतर्गत हो रहा होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जो मोटेरा का सूर्य मंदिर है वो 1026 में है और याला 1236 में है, ठीक है। ये प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इसको आप इंपॉर्टेंट मानकर चलें। आगे चलते हैं। मजियाली, याद रखना ये मजियाली है, मजियाली, इस चीज़ को देख लेना। मजियाली का सूर्य मंदिर आपका उत्तरकाशी के अंतर्गत आएगा। इसको याद रखना, पुष्पक शैली के अंतर्गत बनाया गया है। मैंने अभी कम्युनिटी बॉक्स में जिसने उत्तर दिए होंगे, कमल नदी, ठीक है, याद रखना कमल नदी के तट पर ये बसा हुआ है। इस चीज़ को देख लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। आगे चलते हैं। रैथल, ठीक है, रैथल क्यार्क का मंदिर, रैथल क्यार्क का मंदिर सूर्य मंदिर कहाँ पर है, उत्तरकाशी के अंतर्गत है। भटवाड़ी का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, उत्तरकाशी के अंतर्गत। उत्तरकाशी में 3 सूर्य मंदिर हैं, इसको बिल्कुल अच्छे से देखकर चले जाना। आगे चलते हैं। मजियाली का जो सूर्य मंदिर है वो आपका पुरौला के अंतर्गत भी आता है, ठीक है। आगे चलेंगे, कभी कभी पुरौला भी पूछ लिया जाएगा। अब मण का सूर्य मंदिर पूछेंगे तो डीडी हाट बहुत बार पूछा जाता है, तो पिथौरागढ़ के अंतर्गत है। इसका निर्माण कत्यूरी वंश ने करवाया था। सूर्य मंदिर में, इस वाले मंदिर में जनेऊ संस्कार भी किया जाता है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं जनेऊ संस्कार कौन से सूर्य मंदिर के अंतर्गत होता है, तो मण के सूर्य मंदिर में हो रहा होता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। जनेऊ संस्कार वाला कितनी बार पूछा गया है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे तो आपको जरूर देखने को मिला होगा। कुलसारी का सूर्य मंदिर चमोली में है, जो नारायण बगड़ ब्लॉक, याद रखना कहाँ लिख बोला मैंने, नारायण बगड़ ब्लॉक चमोली। अब आपसे पूछ लेंगे नारायण बगड़ ब्लॉक कहाँ पर है, तो चमोली है, एक चीज़ यहाँ से मिल गई। तो कुलसारी सूर्य मंदिर कहाँ पर है, चमोली के अंतर्गत। चौपता का सूर्य मंदिर रुद्रप्रयाग में। क्यार्क, यह है क्यार्क, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, ये आपका पौड़ी के अंतर्गत आएगा।
क्यार्क सूर्य मंदिर आपका कहाँ पर है? ये पौड़ी के अंतर्गत है। खेती खान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दीप महोत्सव बनते हैं, ये भी मैंने कम्युनिटी बॉक्स में अभी डाला है। लोहाघाट चंपावत के अंतर्गत आता है। घोड़ाखाल आपका नैनीताल के अंतर्गत आएगा। ये महत्वपूर्ण 11 जो मैंने आपको सूर्य मंदिर करवाए हैं, आप इनको देखकर चले जाना। मुझे नहीं लगता इससे आपको बाहर, यहाँ से बाहर आपको कोई प्रश्न मिल रहा होगा। ठीक है, तो लगभग हम लोगों ने अभी तक 40 इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ लिया है। आगे अब हम पढ़ रहे होंगे उत्तराखंड की नाट्य कला फिल्म जगत से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बिल्कुल इसको छोड़कर मत जाना। तो यहाँ पर पूछेंगे सबसे पहले फिल्म सिनेमा की शुरुआत 1983 के अंतर्गत होती है। तो 1983 सबसे पहला उत्तराखंड में मूवी बनी थी। कौन सी मूवी अगर हम बात करेंगे फिल्म की तो वो जगवाल बनती है। ठीक है, ये देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण ये मैं आपसे बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। राज्य की प्रथम फिल्म कौन सी है? जगवाल है, मैं बार बार बता रहा हूँ, जगवाल है। इसके निर्माता, निर्देशक, पटकथा, नायक कौन होंगे? परेशर गौड़ जी होंगे, इस चीज़ को देख लेना। एक अन्य नायक और थे इसमें, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, रमेश मेंदोला, और नायिका इसमें कुसुम बिष्ट हो रही होंगी। ठीक है, घर जवे, ठीक है, घर जवे ये याद रखना, घर जवे हैं वो दूसरी ये मूवी है, याद रखना। गढ़वाली फिल्म की 1985 में आई थी। इसके जो निर्माता हैं विश्वेश्वर दत्त नौटियाल जी, अभिनेता बालराज नेगी, अभिनेत्री शांति चतुर्वेदी। यह राज्य की सबसे सफल गढ़वाली मूवी है क्योंकि ये दिल्ली के संगम हॉल में लगभग 29 सप्ताह तक लगी थी। ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 29 सप्ताह तक गढ़वाल की ऐसी मूवी है जो लगी थी। ठीक है, 1300 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से प्रश्न ये बनेगा कि उत्तराखंड आंदोलन पर आधारित ऐसी कौन सी मूवी है जो अनुज जोशी जी द्वारा बनाई गई? तो 1300 है, 2003 के अंतर्गत आई है। बस आप सुनते रहिए, और आपको अगर स्क्रीनशॉट खींचना है तो ले लीजिए, वरना आपको फ्री PDF मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगी। जितने भी विद्यार्थी हैं मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपके लिए हम यहाँ पर सराहनीय काम कर रहे हैं। आप लोगों से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाती हैं तो आप लोग यहाँ पर, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आज का दिन ले लो और जिस दिन एग्ज़ाम हो जाएगा उस दिन का दिन देख लेना। लगभग जब तक मैं आपको पूरा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, 16 दिसंबर को मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा। 16 दिसंबर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है, ये भी मुझे बताएंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। 16 दिसंबर को मैं आप लोगों को पूरा छोड़ दूंगा। लगभग 17 और 18 तारीख को आप बिल्कुल रेस्ट कीजिएगा। 16 दिसंबर तक आपको मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 18 को जब पेपर आ रहा होगा, इसमें से लगभग 70% मैंने जितना करवा दिया है, मैं अभी बोल रहा हूँ 70 या 60% मान लीजिए, चलो 60% मेरे पढ़ाए हुए में से अगर नहीं आया तो आप प्लीज़ यहाँ से अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चीज़ की भी आप मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं जितना आपको पढ़वा रहा हूँ, मैंने बस सारे प्रश्न पत्र आपके देखे हैं। लगभग 8 प्रश्न पत्रों को मैंने जहन जो कहते हैं बिल्कुल जहन में डाल रखा है, 8 प्रश्न पत्रों को। उसके बाद मैं आपके लिए सारी चीज़ें पढ़ाने के लिए आया हूँ। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे ही उठकर आ गए हैं और आपको पढ़ा रहे हैं। पहले मैंने प्रश्न पत्र देखे, उसके बाद मैंने आपको एक एक चीज़ पढ़ानी शुरू की है। ठीक है, आगे चलते हैं। छोटी बवारी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी गढ़वाली फिल्म है। ये हिंदी फिल्म हिमालय के आंचल का गढ़वाली अनुवाद है। कभी कभी ये पूछ लेंगे कि हिंदी के जो हिंदी फिल्म है, हिंदी के कौन से हिमालय के आंचल फिल्म का गढ़वाली अनुवाद कौन सा है? छोटी बवारी हो जाएगा। इस चीज़ को देख लेना, ये ऐसे करके है, इस चीज़ को देख लेना, ये ऐसे करके बना हुआ है छोटी बवारी, ये थोड़ा गलत उसमें लिखा है, तो छोटी बवारी ऐसे करके है। प्यारो रुमाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुसमी रुमाल जो नेपाल की मूवी थी उसका गढ़वाली में अनुवाद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवी है प्यारो रुमाल, इसको भी देख लेना। आगे चलेंगे। अमर शहीद श्रीदेव सुमन की मूवी 2007 में आई थी, यह गढ़वाली फिल्म की श्रीदेव सुमन के जीवन पर आधारित है। याद आली टिहरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं क्यों कह रहे हैं। 2006 में जब पूरा अच्छी तरह टिहरी डूब चुका था, जगमन हो चुका था, आप जानते हैं, उसके बाद यहाँ पर इनकी याद के लिए ये बनाया गया था अनुज जोशी जी द्वारा। ठीक है, आगे चलेंगे। कमली मुझे स्कूल जाना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। ये क्या है? एक पहाड़ी बच्ची है, छोटी बच्ची, वो स्कूल पढ़ना चाहती है, तो वो उस बच्ची के शिक्षा के संघर्ष पर आधारित ये मूवी है। मैंने ये कम्युनिटी बॉक्स में डाला है कि पहाड़ी छोटी बच्ची जो शिक्षा का संघर्ष कर रही है, उस आधारित गढ़वाली मूवी का नाम क्या है? तो कमली हो जाएगा। आगे चलेंगे। चक्रचाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह गढ़वाली फिल्म है जो भूकंप पर आधारित है। ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। दगड़िया, संजोग, कभी सुख कभी दुख, मेरू पहाड़, मेरू गढ़वाल, भूले ए भूली, अन्य गढ़वाली मूवियां हैं। ठीक है, मेरू गढ़वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना, इस बार आपके उसमें ये बन रहा होगा। मेरू गढ़वाली की बात कर लेते हैं। मेरू गढ़वाली एक ऐसी फिल्म है जिसके निर्देशक कौन थे? संजय सिंह रावत थे। इसके अभिनेता कौन थे? प्रकाश
प्रकाशदीप द्विवेदी हैं, पन्नू गोसाई हैं और रचयिता कौन है, याद रखना जो सॉरी कौन है, अभिनेत्री कौन है, रचिता कुकरेती और मेघा भारद्वाज। दोबारा से मैं बता देता हूँ, मेरू गढ़वाली संजय सिंह रावत के द्वारा बनाई गई थी। इसमें जो हीरो कहते हैं, अभिनेता हीरो है कौन है, इसमें दो हीरो थे, एक थे पन्नू गोसाई, दूसरे थे प्रकाशदीप द्विवेदी। अगर हम बात कर लेते हैं हीरोइन की तो ठीक है, जो अभिनेत्री होती है वो कौन है, रचयिता कुकरेती है यहाँ पर, और मेघा भारद्वाज हो जाएंगी। मेरू गढ़वाल के क्या है, नशे के खिलाफ है ये बनी हुई मूवी। आप जानते हैं कि रात में कहते हैं सूरज अस्त पहाड़ी मस्त, आप लोगों ने ये सुना होगा, एक बहुत प्यारी कहावत है हम पहाड़ियों के लिए। तो यहाँ पर यानी पहाड़ी मस्त का मतलब ये है कि वो बहुत रात में शराब पी रहा है, तो उसके लिए, उसकी रोकथाम के लिए नशे पर बनी ये मूवी है। आशा करता हूँ आप लोग जितने भी हमारे यहाँ पर उज्जवल भविष्य हैं, मैं आपसे बस इतना वादा करता हूँ कि, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी आप लगेंगे, आप इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे कि ये ना हो। याद रखना, ये ना हो, इस पर आप फोकस करेंगे। कहीं भी अगर आपको इस चीज़ से रिलेटेड कहीं पर भी आपको आंदोलन या कुछ चीज़ मिलता है तो आप उसमें अवश्य भाग लें, क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड जैसे पवित्र स्थान, या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी हैं, आप लोगों के लिए देखो ये हेल्थ के लिए भी ख़राब है। दूसरा, जिनकी शादी हो जाती है उसके बाद उनके फैमिली के लिए भी ये ख़राब हो रहा होता है। देखो, एक चीज़ तक, एक लिमिट तक बिल्कुल सही होती है, अथाह करना किसी भी चीज़ के लिए नुकसानदायक या फिर जहरीला सिद्ध हो रहा होता है, जो आपके परिवार वालों के लिए भी बेकार है। तो नशे से दूर रहें, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जितने विद्यार्थी मेरे साथ यहाँ पर हैं, नशे से दूर रहें। आगे चलते हैं। सुबेरो धाम, यह गढ़वाली फिल्म है जो कनाडा में बनी थी। ये पहली मूवी है जो भारत के बाहर बनी है, उत्तराखंड की सुबेरो धाम। ठीक है, आगे चलेंगे। आज दो अभी दो उत्तराखंड दो, आप समझ चुके होंगे, उत्तराखंड के राज्य की मांग पर बनी हुई है। इसके निर्देशक कौन है, प्रदीप भंडारी हो रहे होंगे। 2010 में गुल्लू, मैंने अभी कम्युनिटी बॉक्स में डाला है, देखो आप अगर मेरे कम्युनिटी बॉक्स में उत्तर नहीं दे रहे हैं तो आप लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। मैं कम्युनिटी बॉक्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालता हूं जो आपको अंदर से मन करता होगा कि आपको ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो गुल्लू याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक हास्य मूवी थी, पहली बात। दूसरी, ये पहली बाल फिल्म है, गढ़वाल की पहली बाल फिल्म, उत्तराखंड की पहली बाल फिल्म है। किसने बनाई, अनुज जोशी ने। कब बनाई, 2010 में। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। काफल एक गढ़वाली फिल्म है, अनुज जोशी द्वारा रचित, गढ़वाली भाषा में वर्तमान स्थिति पर आधारित यह फिल्म है। देखो 30 मिनट आज हो गए हैं, मुझे इसके लिए क्षमा कीजिएगा, परंतु मैं आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य लाया हूँ। आज मैं पूरा कराऊंगा, चाहे घंटा हो जाए, परंतु मैं आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें लाया हूँ। यदि आपको लगता है कि आपको ये चीज़ें आपने पहले से पढ़ी हैं तो प्लीज़ इसको आप स्किप करके आप जा सकते हैं। जो विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ी, जिसको ये अच्छी लग रही हैं, मैं उनसे बस यही कहता हूँ, आप जितना मेरे साथ संघर्ष करेंगे, मैं गारंटेड कहता हूँ आपके लिए उतना अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए, आपका बस यहाँ पर रिवीजन ही हो रहा है। काफल एक गढ़वाली फिल्म है, अनुज जोशी द्वारा रचित गढ़वाली फिल्म, वर्तमान में स्थित आधारित यह फिल्म है। अब आगे चल लेते हैं, अभी तक गढ़वाली फिल्म हो गई, अब कुमाऊनी फिल्म की बात करते हैं। सबसे पहली कुमाऊनी फिल्म में मेगा हो जाएगी। तो मेगा कब आई थी, 1987 में आ रही होगी, 1983 में बनी थी। याद रखना, कौन सी, मैंने जगवाल की बात करी थी, सबसे पहली वहाँ पर बनी थी। अब यहाँ पर कुमाऊँ की कौन सी बनी है, मेगा। ठीक है, यह प्रथम कुमाऊनी फिल्म है और यह निर्माता जीवन सिंह बिष्ट, जो मैंने आपसे कहा था यूकेडी में इनका बहुत बड़ा रोल है। इसको यहाँ पर रोक दिया गया था, मेगा को हल्द्वानी के लक्ष्मी टॉकीज में इसको लगाया गया है। किसकी सहायता से, जीवन सिंह बिष्ट की सहायता से। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को देख लेना। जीवन सिंह बिष्ट कहाँ से विधायक बने थे, मुझे एक कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। चेली 2004 में बनी द्वितीय कुमाऊनी फिल्म कौन सी है, जल्दी बताइए मुझे। यहाँ पर है द्वितीय कुमाऊनी फिल्म चेली है, 2004 में है। अनपढ़ जेवे यानी जमाई, यह कुमाऊनी फिल्म है जिसका निर्देशन गिरीश तिवारी जी ने किया है। देखो महत्वपूर्ण चीज़ों में आपकी चर्चा हो रही है। गोपी भिन्ना, यह कुमाऊनी फिल्म है, यह महिला पोस्ट मास्टर पर बनी है। देखो महिला पोस्ट मास्टर है गोपी भिन्ना, उस पर एक कुमाऊनी फिल्म बनी है, इस चीज़ को देख लेना। छोलियार, यह भी कुमाऊनी फिल्म है जिसका निर्देशक कमल मेहता ने किया है। माधुली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ इसको देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है माधुली, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर क्या कहेंगे, ये कूली बेगार पर बनने वाली पहली मूवी है। याद रखना, कुमाऊनी की ऐसे ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। 2007 में राजूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एकमात्र ऐसी मूवी है जिसको
फिल्म कौन सी, अगर मैं कहूँगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिल्ली में मिला है, याद रखना राजूला को। आप लोग जानते होंगे हेमंत पांडे कौन है, आप लोग मुझे बता सकते हैं कौन सी मूवी में, ये भी सब बता सकते हैं। नितिन तिवारी कौन है, अनिल हिंदयाल और अमीषा पांडे इसमें यहाँ पर निर्देशक और कलाकार हैं, इस चीज़ को देख लेना। 2013 में आई कुमाऊनी मूवी है राजूला। आगे चलते हैं, रेबार 1990 में आई कुमाऊनी फिल्म है जो सोनू पवार द्वारा निर्देशन है। कुछ अन्य बिंदु जो फिल्म जगत से महत्वपूर्ण है उन्हें भी हम यहाँ पर देख ले रहे हैं। महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बस इस पर ही हम बात करेंगे। यहाँ पर है सबसे पहली प्रथम वीडियो फिल्म कौन सी है, समलौंड है, याद रखना ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप देख लेना। आज प्रथम म्यूजिक वीडियो, आज की जो प्रथम राज्य है, ये राज्य कर लीजिए, इसे आज नहीं है, राज्य की प्रथम म्यूजिक वीडियो फिल्म एल्बम कौन सी है, झुम्पा, याद रखना झुम्पा है ये, ठीक है। ये ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलते होंगे, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलते होंगे। देखो हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं तो आपको यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो, परंतु हम आपके लिए ही कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। राज्य की पहली ऑडियो कंपनी सीरीज कौन सी है, आपको पता होना चाहिए, मुझे कमेंट सेशन पर बताएंगे, तब भी मैं बता देता हूँ कौन सी है, के सीरीज, कौन सी है, के सीरीज, ठीक है, के सीरीज हो रही होगी। राज्य की सबसे सफल निर्देशक कौन है, नरेंद्र सिंह, याद रखना। संगीत निर्देशक कौन है, संगीत नेगी जी, कौन है, नरेंद्र सिंह नेगी जी हो रहे होंगे। राज्य में फिल्म विकास परिषद 2016 में गठित किया गया। राज्य में 2 आकाशवाणी केंद्र हैं, अल्मोड़ा पौड़ी। राज्य में आकाशवाणी रिले केंद्र कितने हैं, 3 हैं, याद रखना। मैंने यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ लिखवाई हैं, 2 आकाशवाणी केंद्र हो जाएंगे अल्मोड़ा और पौड़ी, 3 आकाशवाणी रिले केंद्र हैं गोपेश्वर, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। सिनेमा घर कितने हैं, 55 सिनेमा घर हैं। देखो ऐसे प्रश्न आपके बन सकते हैं, और 3 मल्टीप्लेक्स हैं। अब आगे चलेंगे, गणेश विरान जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गणेश विरान जी। अगर मान लीजिए कल आपके एग्जाम में आ जाता है तो यहाँ से आप गलत ना ही करें। राज्य के सबसे अधिक ऑडियो कैसेट बनाने वाले गीतकार कौन हैं, गणेश विरान जी। प्रथम म्यूजिक वीडियो एल्बम में निर्माता, प्रथम एकल महिला गायकी और ऑडियो कैसेट के गीतकार, सबसे ज़्यादा गायक गायिकाओं को हर विधा में गीत गवा चुके हैं, कौन, गणेश, याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गणेश विरान के बारे में ना भूलें। कुछ अब हम लोक कलाकार के बारे में पढ़ लेते हैं। लोक कलाकार कौन कौन हो जाएंगे, हीरा सिंह राणा कुमाऊनी गीतकार हैं, बीना तिवारी यहाँ पर कुमाऊनी गायिका हैं, गिरीश तिवारी कुमाऊनी जन कवि हैं, हेमा ध्यानी कुमाऊनी गायिका हैं, बसंती बिष्ट कुमाऊनी गढ़वाल की जागर गायिका हैं, सुमन वर्मा जौनसारी बावर हिमाचल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अलग लगता है मैं वो पहले ही बोल देता हूँ इंपॉर्टेंट, सुमन वर्मा आप करके चले जाना, इस बार आपको देखने को जरूर मिलेगा। जौनसारी बावर की हिमाचली गायिका हैं। मीना राणा इंपॉर्टेंट है, गढ़वाली गायिका हैं। अनुराधा इंपॉर्टेंट है, गढ़वाली गायिका हैं। कल्पना देख लीजिएगा, और कौन है, रेखा धसमाना, कौन है, कबूतरी देवी देख के जाना। प्रीतम भतवाण देख के जाना, ये कौन है, गढ़वाल के गायक और गायिका यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमने बता दिया। संतोष खेतवाल जगदीश बकरोला यहाँ पर कौन हो रहे होंगे, गढ़वाली लोक गायक हैं। अनिल बिष्ट गढ़वाली लोक गायक हैं। चंद्र सिंह राही गढ़वाली गीतकार संगीत निर्देशक हैं। देखो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न वहाँ ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन लोक गायक नहीं हैं, तो यहाँ पर कौन लोक गायक हैं, संतोष हैं, अनिल हैं और जगदीश हैं, और कौन नहीं है, चंद्र सिंह राही नहीं होंगे। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न आपके उसमें बन रहे होते हैं। नरेंद्र सिंह नेगी मैंने आपको पहले ही बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है इनका, गढ़वाली गायक है। मंगरेश डबराल भी सब जानते होंगे, गढ़वाली गायक हैं और कवि भी हैं, ठीक है। वीरेंद्र डंगवाल गढ़वाली गायक हैं। शिव प्रकाश डबराल इतिहासकार हैं। गजेंद्र राणा गढ़वाली गायक हैं। वीरेंद्र नेगी इंपॉर्टेंट है, गढ़वाली संगीतकार हैं। देखो यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण लोक गायक और संगीतकार के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अब कुछ महत्वपूर्ण संग्रहालयों के बारे में पढ़ लेते हैं जहाँ से हर बार प्रश्न देखने को मिलते हैं। गोविंद बल्लभ, याद रखना जो मैं आपको करा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप यहाँ पर स्किप करके मत चलना, ये प्रश्न आपको मिल जाते हैं देखने को। गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ है, अल्मोड़ा में, ऊपर ही बताया था मैंने। कुंवर विचित्र, आपको वो इनके साथ साथ इनके सन भी करके जानी है, मुझे सन भी बताते रहिए। आपको अब कमेंट में क्या करना है, इनके सन भी बताते रहिए जिनको आता है। कुंवर विचित्र साहा संग्रहालय स्थित है टिहरी में। महान नरेंद्र शाह
क्या बोल रहा है, महानरेंद्र शाह संग्रहालय स्थित है कहाँ पर, आपका ये हो जाएगा नरेंद्र नगर में। गिरजा किशोर जोशी संग्रहालय अल्मोड़ा में है। गढ़वाल विश्वविद्यालय संग्रहालय श्रीनगर के अंतर्गत आएगा और मौलाराम पौड़ी में है। ठीक है, आगे चल लेते हैं। उत्तराखंड राजकीय संग्रहालय, क्या लिखा है, उत्तराखंड राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में है। मुकुंदी लाल का कहाँ है, कोटद्वार में है। रवि वीरेंद्र शाह का कहाँ है, देहरादून में। कवयित्री महादेवी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये कहाँ पर हो जाएंगी, रामगढ़ के अंतर्गत आ रहा होगा, नैनीताल में। तो हमने 10 यहाँ पर महत्वपूर्ण संग्रहालय को भी देख लिया। लगभग आपको ये मेरी वीडियो कैसी लग रही है, क्या आपको लग रहा है कि ये आपके लिए बेनिफिट है? यदि आपको लगता है ये आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में बेनिफिट है तो हम लोग रोज़ ऐसे ही महत्वपूर्ण चीज़ें ला रहे होंगे। क्या आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज़ मुझे अभी कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, उत्तराखंड के प्रमुख आभूषण, सिर के आभूषण कौन कौन से होंगे, शीशफुल, मांग टीका, सुहाग, बिंदी, याद रखना बादी हो जाएगा। कानों के आभूषण, मुखियाली और मुर्खी, बाली, कुंडल, कर्णफूल, बुजनी, तुगियाल, गोरख, झुमके, झुप झुकी, उड़तोले, जल कवच और मछली, बुजनी। देखो ये चीज़ें हैं, आपको लगभग 3-4 बार देख कर जानी है। जैसे शीशफुल आप जब भी आएगा आप सर लगा देते हैं क्योंकि आपने इसको बहुत बार देख लिया है। ऐसे ही इन सबको बार बार देखते रहिए, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। बुजनी तुगियाल देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुजनी देख लेना। अब आगे चलते हैं। नाक के आभूषण, नथुली, नथ, बुलक, बुलाक, फूली, फुल्ली। गले के आभूषण, गुलबंद और लॉकेट, चरियो, हंसुली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हंसुली कितनी बार ये प्रश्न आपके उसमें आया है। ठीक है, कांठी माला, मूंगों की माला, हमेल, चंद्रौली इस बार आ सकता है, हमेल भी आ सकता है। चंपाकली देख के चले जाना, सतुआ देखकर चले जाना। ठीक है, आगे चलते हैं। हाथों के आभूषण में चलते हैं। धागुला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। धागुला, पौंची, अंगूठी, इसमें चूड़ी सही है। और धगुलिया ये बच्चों को पहनाते हैं, आप सब लोग जानते होंगे। पैरों के आभूषण, कड़वा, पोटा, लच्छा, पाजेब, इमरती देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। इमरती बहुत बार ये पूछा गया है। कड़वा पूछा गया है, पाजेब पूछा गया है, पायल, बिछुआ, ये क्या है, झांवर देख लेना, पैजाम देख लेना। ठीक है, पैजाम कहते हैं। और यहाँ पर अमृत तार देख लेना। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कमर वाले आभूषण देख लेते हैं। अत्रदान, ठीक है, इत्रदान या इस्यू, सड्याल, सुरड़ी, तगड़ी, कमर जोड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। हमने अभी आभूषण भी आपको अच्छे से करा दिए। आपके लगभग यहाँ पर 40 मिनट हुए हैं। लगभग हमने बहुत सारे टॉपिकों पर चर्चा कर ली है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और हैं, उन पर भी हम चर्चा करते होंगे। जो जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बस मुझे उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष कौन सी झांकी शामिल हुई, कब? आप लोग जानते हैं हम 26 जनवरी की बात कर रहे हैं। 26 जनवरी में कौन कौन सी हुई हैं मुझे आप बताएंगे। 2022 में कौन सी हुई है, तब तक मैं आपको सारी बता रहा हूँगा। 2003 में फूलदेई, यह मकर संक्रांति को मनाते हैं। 2005 में नंदा राजजात यात्रा 180 दिन मनाते हैं, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ को देखते रहना। यहीं से प्रश्न बनते हैं, जो आप कहते हैं ना प्रश्न कहाँ से आ गए इतने सारे, देखो ये सीधे वाला क्वेश्चन भी आया, फूलदेई का भी आया, कहाँ पर मकर संक्रांति 180 दिन। 2006 में फूलों की घाटी विश्व धरोहर में शामिल हुआ, ये सारे 26 जनवरी को यहाँ पर क्या है झांकियाँ बनी हैं। 2007 में कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना हैली 1936 में है। ठीक है, और उसके बाद बात कर लेते हैं 2009 में साहसिक पर्यटन, 2010 में कुंभ मेला 12 साल के लिए लगता है, सब लोग जानते हैं, हरिद्वार के अंतर्गत लगता है। आप मुझे ये बताएंगे इसके अलावा 3 जगह पर और कहाँ लगता है। देखो 4 जगह पर लगता है पूरे भारत में, 3 जगहों में इसके अलावा और कहाँ कहाँ लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन पर जल्दी बताइए। 2014 जड़ी बूटी, 2015 केदारनाथ, 2016 रामायण उत्सव, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को देख लेना। रामायण उत्सव को कब यूनेस्को की धरोहर घोषित किया गया, ये भी मुझे बताइए। देखो यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। 2018 में ग्रामीण पर्यटन, 2019 में अनासक्ति आश्रम कौसानी प्रवास अनासक्ति, 2021 में केदार खंड की झांकी, देश के भी तीसरे स्थान पर कस्तूरी मृग मोनाल की झलक देखने को मिली। अब यहाँ पर आपसे मैंने 2022 का पूछा था, जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइए। हम लोग आगे चलते हैं, उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण शैलियों पर बात कर लेते हैं जिन पर मंदिर पर शैलियाँ पूछी जाती हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण मंदिर भी लाया हूँ, यहाँ से आपके मंदिर भी कवर हो रहे हैं टॉपिक। ठीक है, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लग रही है ये बताइए। दूसरा आप मुझे ये बताइए क्या ये हम आपके लिए रोज़ लेकर आएँ, तो आप इसका भी मुझे जवाब दीजिए। देखो मंदिर कहाँ कहाँ पर हैं ये भी मैं यहाँ लेकर आया हूँ, और कौन सी शैली में है ये भी लेकर आया हूँ। तो पुनाड़ शिव में मंदिर इंपॉर्टेंट है, जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट इतने तो आज आप कर ही लीजिए। ठीक है, मेरे साथ कर लीजिए जल्दी जल्दी। पुनाड़ शिव मंदिर
कहाँ पर है ये, हम लोग कहेंगे कहाँ पर है ये टिहरी के अंतर्गत है, नागर शैली में है। हटपुड़ी सिद्ध पीठ मंदिर मध्य हिमाद्री शैली के अंतर्गत है, ये किस में है, टिहरी में है। केदारनाथ मंदिर कत्यूरी और पांडव शैली का है, रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, 3 मंदिर कर लिए। बद्रीनाथ मंदिर आपका मुगल, याद रखना मुगल शैली में कौन सा मंदिर बना है, बद्रीनाथ मंदिर बना है। शंकुधारी शैली में कौन सा है, बद्रीनाथ है, चमोली के अंतर्गत है। कत्यूरी शैली उत्तरकाशी, गंगोत्री से गंगोत्री मंदिर राजस्थान, कत्यूरी शैली या सॉरी राजस्थानी और शैली और कत्यूरी शैली में कौन सा है, गंगोत्री है। यमुनोत्री कत्यूरी में है, दोनों उत्तरकाशी के अंतर्गत है। अब हम चल लेते हैं, अब आपसे यहाँ पर पूछेंगे केदारनाथ कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में, सब लोग जानते होंगे। ठीक है, बद्रीनाथ चमोली, यमुनोत्री उत्तरकाशी, गंगोत्री उत्तरकाशी। अब आगे चलते हैं, कोटली विष्णु मंदिर पिथौरागढ़, दक्षिण भारतीय शैली समेसर, यहाँ पर है सोमेश्वर मंदिर, यामुग शैली उत्तरकाशी। कमलेश्वर मंदिर यामुग शैली, ठीक है, उत्तरकाशी। और जयपुर मंदिर इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग लगाएंगे, देखना वहाँ पर कभी पूछ लेंगे जयपुर मंदिर कहाँ पर है, तो आप लोग वहाँ पर राजस्थान लगाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो राजस्थान लगाएंगे, जिन्होंने पढ़कर गए हैं वो उत्तरकाशी लगाएंगे। एकादश रुद्र मंदिर, ये राजस्थान शैली में बना हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अभी आगे पढ़ लेते हैं। और अनुसुईया देवी मंदिर कत्यूरी शैली चमोली के अंतर्गत है। बैजनाथ मंदिर नागर शैली, जो मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को देखते रहना, यहाँ से आपके उसमें आते हैं नागर शैली के कौन कौन है, इंपॉर्टेंट है। नागर शैली के बहुत बार पूछे गए हैं, बागेश्वर में, बागेश्वर के जितने भी मिलेंगे नागर शैली में दिख रखे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, रेणुका नागर शैली में है। नंदा देवी कुमाऊनी शिल्प विधा अल्मोड़ा के अंतर्गत है। मकर वाहिनी गंगा द्रविड़ शैली के अंतर्गत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पलेटी सूर्य मंदिर हिंडोला खाल फसाणा शैली के अंतर्गत आता है, फसणा शैली के अंतर्गत आता है। ठीक है, टिहरी में है। महारुद्रेश्वर मंदिर ये भी फसणा शैली में अल्मोड़ा के अंतर्गत है। चंडिका मंदिर गंगोली हाट बल्वी शैली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इंपॉर्टेंट लगाऊंगा चंडिका को। आपको देखो सारे पढ़कर जाने, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी तरह स्मार्ट स्टडी करें तो आप लोग हमारे से पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को बुक के सब कुछ पढ़ के जाने में, आप बता दूंगा। अब आपके पास 20 या 25 दिन रह गए हैं, आपको क्या करना है, सिर्फ कम से कम पढ़ना है और जहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलती हैं प्लीज़ उसको करते चलें। महासू मठ मंदिर नागर शैली, चैती मंदिर मुगल शैली, मानिया देवी मंदिर नागर शैली। ठीक है, मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, आप बस ये देखते रहना। अल्मोड़ा में भी है गुज्जर देव में मंदिर, ये भी पूछ लिया जाता है। पंचायन या नागर शैली दोराहट अल्मोड़ा। रुद्र महल मंदिर हिमद्री शैली गोपेश्वर। नरसिंह मंदिर शैली हिमाद्री शैली जोशी मठ चमोली। बागेश्वर मंदिर दिवपुरुण खुजराहो शैली। ठीक है, आगे चल लेते हैं, यहाँ पर आगे चलते हैं। कुसमुंडा मंदिर शिखर शैली रुद्रप्रयाग। राकेश्वरी देवी मंदिर छत रेखा प्रसाद शैली। इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को देख लेना, शायद मुझे लगता नहीं आप लोगों ने सारी चीज़ें सुनी हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगी। नैनीताल राजभवन निर्माण यूरोपीय शैली गौतिक शैली। कटारमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड शैली अल्मोड़ा। जागेश्वर मंदिर केदारनाथ शैली। लाखा मंडल शिव मंदिर शैली उत्तराखंड शैली देहरादून। देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर देवण शैली। गोपेश्वर गोपीनाथ मंदिर मध्य हिमाद्री शैली नागर। गुज्जर प्रसाद शैली चमोली, याद रखना गोपेश्वर गोपीनाथ मंदिर यहाँ पर है, कहाँ पर, चमोली के अंतर्गत। मद महेश्वर पूछ लिया जाएगा, पंडित शैली रुद्रप्रयाग। हुनौल मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट हुण शैली देहरादून के अंतर्गत। तुंगनाथ मंदिर छत्रयुक्त कत्यूरी शैली। ठीक है, आगे चलेंगे। चार धाम गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ इंपॉर्टेंट है। पंचकुंड भी देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पर 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको और दे दी हैं, ये सारी चीज़ें प्लीज़ आप मेरे साथ अभी बिल्कुल यहीं पर आपको याद करना है, बिल्कुल मेरे साथ यहीं पर याद करिए, आपके यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे। अब आप यहीं पर आप कन्फ्यूजन खाते हैं। 4 धाम कौन कौन से, गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ। ठीक है, दूसरे पेन से लिख दूंगा मैं अब। पंचकुंड कौन से हैं, त्रिकोण कुंड, नारद कुंड, सप्तपथ कुंड, मानुषी कुंड, इस चीज़ को देख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, पंचधारा कर लेते हैं। प्रहलाद धारा, कुर्मू धारा, उर्वशी धारा, वासु धारा या भृगु धारा। ठीक है, पंच केदार कर लेते हैं। केदारनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वर नाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर नाथ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। पंच बद्री कर लेते हैं, बद्रीनाथ, आदि बद्री, भविष्य बद्री, बृहद बद्री और योग ध्यान बद्री। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर लगभग पंच जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी आपको सब करा दी हैं। उसके बाद अभी हम थोड़ा
सा और रह गया है, प्लीज़ अंत तक मेरे साथ बने रहिए। आपके लिए हम इतनी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, आपसे बस इतना चाहते हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई बहनों से कहिए। आप जितने सब सुन रहे हैं प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए। आप लोगों से हम बस इतना ही चाहते हैं, इतनी ही छोटी सी हम आपसे गुरु दक्षिणा मांगते हैं कि प्लीज़ हमारे को सब्सक्राइब कीजिए। हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, आपके लिए हम हमेशा तत्पर हैं। आप जो चाहते हैं हम उसकी वीडियो तुरंत लाएंगे। प्लीज़ आप लोगों से बस एक ही निवेदन है, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। दूसरा आप लोगों से एक निवेदन और है कि जितने भी लोग फ्री में पीडीएफ चाह रहे हैं वो किसकी पीडीएफ चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन पर बता दीजिए, आपको यहाँ पर मिल रही होगी। देखो हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों को अलग अलग जगह से लेकर आते हैं, फिर आपको यहाँ पर दिखा रहे होते हैं। ये मैं जिस बुक को मैंने आपको परसों दिखाया था महत्वपूर्ण 25,000 उसमें से लेकर आया हूँ, तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, राज्य के जनपदों का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, वरना यहाँ पर कोई इतना आप भी जानते हैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो नहीं बताता। देहरादून 1817 में बना है, पौरी 1840 में बना है, अल्मोड़ा 1891, नैनीताल 1891, टिहरी 1939 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिथौरागढ़ 1960 के 3 हैं। फिर उसके बाद आपका हरिद्वार एक अलग से घूम रहा है 1988 लेकर, उधम सिंह नगर 1995 में आ जाएगा, रुद्रप्रयाग 97, चंपावत 97, तो आप इसको समझ रहे होंगे, और बागेश्वर 97। तो आपको यहाँ से देखो कैसे रटना है, ये प्रश्न अगर आएगा तो यहाँ से मैं पहले ही दिखाया था। मुख्यालय कहाँ है वो भी देखते रहें। ठीक है, देखो रटना कैसे है, ऐसे करके इन चीज़ों को किया जाता है। हम देखो सबसे पहले इन तीनों को पढ़ लो और इन तीनों को ज़िंदगी में आप कभी मत भूलना। रुद्रप्रयाग का रुद्रप्रयाग है, चंपावत का चंपावत, बागेश्वर का बागेश्वर। आपको बस यहाँ से 1997 याद करना है, तो इतनी लंबी लाइन आपने अब हमेशा के लिए याद कर ली। उधम सिंह नगर 1995, रुद्रपुर इसका मुख्यालय हो जाएगा। हरिद्वार का हरिद्वार में 1998। ठीक है, 60 के 2 हैं, आप देख लेना। उत्तरकाशी का उत्तरकाशी, चमोली का गोपेश्वर है, इस चीज़ को देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे पूछ लेंगे चमोली का मुख्यालय कहाँ है, तो गोपेश्वर में है। पिथौरागढ़ का पिथौरागढ़ 1960, ये 3 चीज़ें आपने कर ली। टिहरी रह गया, टिहरी सबसे अलग, आपको पता है यहाँ से राजशाही हट चुकी थी 1949 में, इसको अलग किया गया, तो यहाँ पर टिहरी आई हमारे जनपद में। फिर सबसे पहली कौन सी बनी है, आप इस चीज़ को देखेंगे तो सबसे पहली आपको यहाँ पर दिख रही होगी, जो देहरादून यहाँ पर लिख रखा है वो 1817 में, पौड़ी यहाँ पर दिख रहा है आपकी 1840 में, अल्मोड़ा 1891 में, और नैनीताल 1891 में। आशा करता हूँ आपको अच्छे से पता लग गया होगा। अब हम कुछ नगर पालिकाएँ भी देख लेते हैं। तो नगर पालिकाओं के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो पौड़ी नगर पालिका की स्थापना 1957 में होती है, प्लीज़ इसको मेरे साथ रट लीजिए। अब हम कल को नगर निगम भी लेकर आएंगे, 9 नगर निगम हो चुके हैं। आशा करता हूँ श्रीनगर नगर निगम कब बना ये मुझे जल्दी से बताइए। ये सारी चीज़ें हैं, प्लीज़ मुझे जल्दी से बताइए। अभी हाल ही में सबसे पहला अभी बन रखा है वो, सब लोग आप उसको बता सकते हैं। पौड़ी नगर पालिका की स्थापना कब हुई, 1957। टनकपुर की कब होती है, 1972। मसूरी नगर पालिका 1842, ये ठीक है, इसको 1873 में प्रयोग के तौर पर बनाया गया था, इस चीज़ को भी देख लेना। ठीक है, अल्मोड़ा 1864, नैनीताल नगर पालिका 1873, हल्द्वानी काठगोदाम नगर पालिका 1972, देहरादून नगर पालिका 1867, हरिद्वार नगर पालिका 1868। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ से चलते हैं। देखो आप लोगों के लिए हमने महत्वपूर्ण चीज़ों पर आज चर्चा की है। यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया वो अच्छा लग रहा हो तो मैं हमेशा से यही बोलता हूँ, आप प्लीज़ रोज़ हमारे साथ यहाँ पर 4 बजे जल्दी से आ जाया करें। महत्वपूर्ण आज आप समझ चुके होंगे कितनी महत्वपूर्ण चीज़ों पर हमने टॉपिक पर चर्चा की है। 1 घंटे की ये ज़रूर वीडियो है, परंतु आपके लिए ये ज़िंदगी भर याद रहने लायक वीडियो रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपसे हमने प्रश्नों की बात की थी और उसमें हमने उत्तराखंड, यहाँ पर पॉलिटी, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर जैसे प्रश्न भी लेकर आ गए हैं। आज शाम 9 बजे बिल्कुल मेरे साथ लाइव बने रहिए। 9 बजे से लेके हम लोग यहाँ पर 9:30 या 9:45 तक सिर्फ 50 प्रश्न कर रहे होंगे। फिर उसके बाद 9:45 से लगभग 10:30 तक यहाँ पर पॉलिटी की लाइव क्लास चलने वाली है, जिसमें हम लोग संविधान को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे और ऐसे लेकर चलेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ आज पढ़ा है हमने कुछ। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपसे, एक छोटा सा मैं प्रश्न फिर पूछ लेता हूँ कि राज्य, अभी भी फिर मैं यही पूछता हूँ, मैंने सुबह पूछा था, यूपी, महाराष्ट्र, या फिर आपके अगर मैं बात कर लूँ यूपी, महाराष्ट्र, एचपी, राजस्थान, एमपी, ये इतने सब ये आपकी क्या हैं, मुझे बताइए। ये एक राज्य हैं,
या प्रांत हैं, देश हैं, या इनमें से कोई नहीं। देखो, आपने अगर मेरा कम्युनिटी बॉक्स देखा होगा तो मैंने वहाँ बताया है अच्छे से। यही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, कैसे करके क्या क्या चीज़ें बनी हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, आपके लिए हम लेकर आते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आप लोगों से मैं यही पूछता हूँ, बाबा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन समझ सकते हो, वह हमें उससे मिलता है। ओके, थैंक यू, टाटा, गुड बाय।